दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज CSIR नेट GRF। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि CSIR नेट क्या होता है, स्कोप क्या है, यानी कि अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम कब होता है, LS और GRF में क्या डिफरेंस है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ कितना जाता है, सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं इसके अंडर में, और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है, और तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CSIR नेट क्या होता है। तो देखिए, CSIR नेट GRF का जो फुल फॉर्म है, CSIR का होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जबकि नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। GRF का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और LS का मतलब है लेक्चरशिप। यानी कि ये जो CSIR नेट GRF का एग्जाम है, इसको NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है। और अगर दोस्तों आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एज ए लेक्चरर पढ़ाना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपके लिए है। और अगर आप किसी नए फील्ड में या फिर अपने जो फील्ड है उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, कोई नई डिस्कवरी करना चाहते हैं, यानी आप PhD करना चाहते हैं, तो भी ये टेस्ट आपके लिए है। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो CSIR नेट का एग्जाम होता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, CSIR नेट LS एंड CSIR नेट GRF। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो LS है इसका मतलब है लेक्चरशिप, और GRF का मतलब अभी देखा था हमने कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी अगर आपका नेट LS क्वालिफाई होता है तो आप टीचिंग करा सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग करा सकते हैं, तो इसके लिए आपको नेट LS क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपका नेट GRF क्वालिफाई होता है तो इसका मतलब है कि आप टीचिंग भी करा सकते हैं, और अगर आप टीचिंग नहीं कराना चाहते, आप PhD करना चाहते हैं, तो आप PhD भी इस टेस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेट LS और नेट GRF का जो एग्जाम है वो डिफरेंट होता है। एक सिंगल एग्जाम ही होता है, बस थोड़ा मार्क्स का डिफरेंस है। यानी LS की जो कट ऑफ है थोड़ी कम जाती है और GRF की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि ये जो एग्जाम है 200 नंबर का होता है, उसमें हो सकता है कि 105 जो कट ऑफ है वो नेट के लिए चली जाए और 115 की जो कट ऑफ है वो GRF के लिए चली जाए। यानी कि पेपर सेम है। अगर आपके 105 नंबर आते हैं तो आपने यानी कि नेट LS क्वालिफाई किया है, और अगर आपके 115 या फिर 120 के बीच में, यानी जितना भी कट ऑफ जाता है उसके बिहाफ पर आप GRF क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी लो होगी, इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई होती है। बस ये डिफरेंस है दोनों में, नेट LS में और नेट GRF में। चलिए बात करते हैं कि स्कोप क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है इस टेस्ट को देने के बाद। तो सबसे पहला ये है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं लेक्चरशिप के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर। तो आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है उनका ये क्राइटेरिया होता है कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए, फिर वो अपना इंटरव्यू लेते हैं, कुछ उनका थोड़ा प्रोसीजर होता है, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर। दूसरा ये है कि अगर आपको टीचिंग नहीं कराना है, आपको नई डिस्कवरी करनी है, नया रिसर्च करना है, तो आपके लिए होती है PhD, यानी PhD में आप रिसर्च करते हैं। और अगर आप नेट GRF को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी सरकार आपको जब तक कि आपकी PhD खत्म ना हो जाए, 3 साल 4 साल 5 साल, आपको 30 से 35,000 पर मंथ देती रहती है, ताकि आपकी PhD स्मूथली रन होती रहे, आप अच्छे से रिसर्च कर सकें। इसके बाद गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट होता है कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स निकाल देते हैं रिसर्च के लिए ही या फिर किसी भी नई डिस्कवरी के लिए, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपका नेट या फिर GRF क्वालिफाई होता है। साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी, यानी कि जो लेबोरेटरीज होती हैं जहां रिसर्च चलता है, जहां यानी कि नई नई डिस्कवरियां होती हैं लेबोरेटरी के अंदर, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका नेट और GRF क्वालिफाई होता है। कोचिंग सेंटर आप अपना ओपन कर सकते हैं, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई होगा तभी आप कोचिंग सेंटर ओपन कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्राइटेरिया ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं और मैं नेट के लिए पढ़ाना चाहती हूं, यानी कि बच्चों को मैं टीच कराना चाहती हूं, तो बच्चों का सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि क्या आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है ना, तो ये कोई क्राइटेरिया हो जाता है। साथ साथ ये है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है, तो आप अच्छा टीचिंग भी करा सकते हैं।
ठीक है। तो अपना आप कोचिंग सेंटर भी ओपन कर सकते हैं अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो ये स्कोप है दोस्तों। अगर इनमें से कुछ भी आप करना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपके लिए है, बस आप इसकी तैयारी में जुट सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं, यानी CSIR नेट के अंडर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो लाइफ साइंस आता है, यानी कि बायोलॉजी, लाइफ साइंस इसके अंदर आएगा। अगर आपके पास फिजिक्स है, फिजिकल साइंस से आप कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री है तो केमिकल साइंस, मैथ है तो मैथमेटिकल साइंस, और आर्थ साइंस, एटमॉस्फेयर साइंस, ओशन साइंस और प्लेनेटरी साइंस, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो CSIR नेट के अंदर आते हैं। इससे अलग जो भी सब्जेक्ट है वो CSIR नेट के अंडर नहीं आते हैं, उन्हें UGC कंडक्ट करता है। अगर आपका कोई भी ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए CSIR नेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट की हमने बात कर ली है। अब अभी बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली बात कि आपकी MSc होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको अभी बताए हैं उनमें आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, या तो आप MBBS कर चुके हैं, या तो B Pharma, B.Tech, इंटीग्रेटेड BS MS विद 55% मार्क्स फॉर जनरल, या फिर जनरल EWS, या फिर OBC। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी में भी हैं और ये आपने क्वालिफाई कर रखा है किसी भी एक में, तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी में आते हैं तो 50% से ही आपका काम चल जाएगा, आप इस टेस्ट को दे पाएंगे। अगर आप MSc में हैं और लास्ट ईयर में, यानी कि अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो वो आपका वैलिड रहेगा, यदि आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं तो, ठीक है। आगे बात करते हैं एज लिमिट क्या है, यानी कि कितनी एज तक हम इस पेपर को दे सकते हैं। तो यहां पर भी नेट LS और नेट GRF के लिए एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। यानी अगर आप नेट LS करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेट GRF क्वालिफाई करना है तो जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 19 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। अगर OBC कैटेगरी में है तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी कि 28 के बाद 3 साल आपको और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं यदि आप OBC कैटेगरी में है। यदि आप SC ST या PWD कैटेगरी में या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है फॉर द GRF। तो ये क्राइटेरिया है एज के लिए फॉर LS एंड फॉर GRF। आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर होता है एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे, यानी ये ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि एक साल में 2 बार होता है, जून में होता है और दिसंबर में होता है। 3 घंटे का टेस्ट होता है, 200 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, साथ में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कि ऑनलाइन मोड में होता है। अब ये ऑफलाइन मोड में नहीं होता, पहले होता था लेकिन अब ऑनलाइन मोड में होता है। MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो उसमें कोई एक ही ठीक होगा। तो सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो MCQ वाले ही होंगे। साथ में अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी में दे सकते हैं, अगर आप इस टेस्ट को इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। साथ साथ अगर आप उसको फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भी आप इसका ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद जो स्कोर कार्ड होता है, यानी कि क्वालिफाई करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो GRF अगर हुआ है तो 2 साल के लिए वैलिड है, और अगर नेट हुआ है तो वो लाइफ टाइम, यानी कि नेट LS जो है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। लेकिन GRF की जो वैलिडिटी है वो केवल 2 साल के लिए है। 2 साल के बाद आप PhD में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आप नेट GRF से लेना चाहते हैं तो ये थोड़ा एग्जाम के बारे में हमने देख लिया है। अभी बात करते हैं एग्जाम की फीस की। तो जनरल EWS के लिए फीस होती है 1000 फॉर्म की जो फीस है, OBC के लिए होती है 500 और SC ST के लिए होती है 250, और जो PWD कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। तो इस एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। जितने भी सब्जेक्ट हमने देखे थे सभी के एग्जाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट A के अंदर अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें आता है जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 9th 10th में जो मैथ हमने किया था, जैसे कि नंबर सिस्टम है, सीरीज फॉर्मेशन है, रीजनिंग है, और ग्राफ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रोबेबिलिटी है, कुछ ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं पार्ट A के अंदर। और टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं, और लेकिन आपको कोई 15 ही करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि जो पार्ट A है वो 30 नंबर का होता है कंप्लीटली। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होती है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 25% या फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी पार्ट A में, ठीक है।
पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में जो आपका सब्जेक्ट है जिससे आपने ये फॉर्म फिल किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा लाइफ साइंस है, ठीक है, आपका केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, तो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन आएंगे और पार्ट सी के अंदर भी आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर पार्ट बी और सी को डिफरेंट क्यों रखा है? देखिए, पार्ट बी में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अगर छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको आता है तो आप कर लेंगे, नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि याद करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पार्ट बी में आते हैं। लेकिन अगर पार्ट सी की बात करें तो यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, यानी 2-3 टॉपिक जो होते हैं उनको कंबाइन करके एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है जो आपसे पूछा जाएगा और फिर उसका आंसर आपको देना होगा। दोनों में केवल ये डिफरेंस है, यहाँ छोटे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ बड़े होते हैं। छोटे मतलब यहाँ डायरेक्ट आते हैं कॉन्सेप्ट से, लेकिन यहाँ थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को दिया जाएगा पार्ट सी के अंदर, ठीक है। तो अब अगर बात करें यहाँ नंबर कितने होते हैं, क्वेश्चंस कितने होते हैं, वो हर सब्जेक्ट के लिए वेरी करता है, जबकि पार्ट ए का जो ये मैंने बताया है पैटर्न ये सभी के लिए सेम है। पार्ट बी और सी का डिफरेंट होता है। पार्ट बी और सी में क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे केमिकल साइंस के लिए, यानी जिनके पास केमिस्ट्री होती है अपनी मास्टर्स में, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। देखो, पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। पार्ट ए की अगर बात करें तो अभी हम देख भी चुके हैं, पार्ट ए में क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं और टोटल क्वेश्चन का नंबर है 20। उसमें से केवल आपको 15 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 2, तो टोटल आपका ये 30 मार्क्स का होता है पार्ट ए इन केमिकल साइंस। पार्ट बी की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको केवल 35 ही करने होते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 2 नंबर का होता है, तो टोटल आपके यहाँ पर 70 मार्क्स कैरी करता है पार्ट बी इन केमिकल साइंस। पार्ट सी की अगर बात करें तो 75 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 25 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरीके से पार्ट सी आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो 100 70 30 यानी कि 200, टोटल आपका 200 नंबर का पेपर आता है केमिकल साइंस में। टोटल क्वेश्चन आते हैं 145 और 145 क्वेश्चन में से आपको केवल 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो पार्ट ए में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, पार्ट बी में भी 0.5 की ही होती है और पार्ट सी के अंदर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने सही किया है तो 4 नंबर, अगर आपने गलत किया है तो वो 4 नंबर तो जाएंगे ही, साथ साथ आपका 1 नंबर भी कट जाएगा जो आपने किसी और सही क्वेश्चन से लिया था, ठीक है। तो यानी 1% की जो मतलब 1 मार्क्स की जो होती है वो आपको पार्ट सी में देखने को मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया है केमिकल साइंस के लिए। अब बात करते हैं फॉर फिजिकल साइंस, यानी अगर आपके पास फिजिक्स था तो फिजिक्स है तो किस तरीके से क्राइटेरिया होगा। ये पार्ट ए है, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए का जो टोटल क्वेश्चन है वो 20 होते हैं, अटेम्प्ट करने पड़ते हैं आपको 15। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी पार्ट ए टोटल 30 मार्क्स का होता है और 0.5 की यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट बी की अगर बात करें 25 क्वेश्चन आते हैं, केवल 20 ही आपको करने होंगे और एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का आता है, तो टोटल 70 मार्क्स आपको देकर जाएगा पार्ट बी और यहां नेगेटिव मार्किंग होती है 0.87 की, ठीक है। पार्ट सी की अगर बात करें 30 क्वेश्चन आते हैं, कोई 20 ही करने होंगे और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल पार्ट सी ने आपको 100 नंबर दिए हैं। इनको अगर ऐड करेंगे तो 200 मार्क्स का आपका ये टोटल एग्जाम हो जाएगा और यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1.25 की होती है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 75, करने होंगे 55 और मार्क्स आपके 200 है। तो दिस इज क्राइटेरिया फॉर द फिजिकल साइंस। आगे बात करते हैं मैथमेटिकल साइंस की। यहां पर भी पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी होता है। पार्ट ए का सेम होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे 20, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको 15 और एक क्वेश्चन का मार्क्स है 2 मार्क्स। टोटल आपको 30 मार्क्स देकर जाता है पार्ट ए और यहां नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। पार्ट बी की अगर बात करें 40 क्वेश्चंस आते हैं, केवल आपको 25 ही करने हैं, 40 में से 25 करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल 75 मार्क्स आपको देकर जाएगा पार्ट बी। पार्ट सी की बात करें, टोटल 60 मार्क्स आते हैं, यानी 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल 20 ही करने हैं, 60 में से केवल 20 क्वेश्चन ही आपको करने हैं और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 4.75 होता है। तो टोटल पार्ट सी आपको 95 क्वेश्चंस देके
मार्क्स देकर जाता है। यहां नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, यानी कि मैथमेटिक्स साइंस में पार्ट सी के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पार्ट बी के लिए 0.75 होती है। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 120 हो गए हैं, अटेम्प्ट जो आपको करने हैं वो 60 है और टोटल मार्क्स यहाँ पर भी 200 है। ठीक है, तो दिस इज फॉर मैथमेटिकल साइंस। आगे बात करते हैं फॉर द लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 30 मार्क्स टोटल पार्ट ए आपको देकर जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। पार्ट बी की बात करें, 50 क्वेश्चन आते हैं, कोई 35 ही आपको करने होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 70 मार्क्स आपको पार्ट बी देकर जाएगा विद 0.5 नेगेटिव मार्किंग। पार्ट सी की बात करें, 75 क्वेश्चन होते हैं, केवल 25 ही करने हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी 100 मार्क्स आपको देकर जाएगा पार्ट सी विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 145, करने हैं आपको 75 और टोटल मार्क्स जो है वो 200 है। सो दिस इज फॉर लाइफ साइंस। आगे बात करते हैं फॉर अर्थ साइंस, एटमॉस्फेयर साइंस, ओशियन साइंस, वो जो हमने सभी देखे थे वो आते हैं अर्थ साइंस के अंदर ही। उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर अगर बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, कोई 15 ही आपको करने होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 30 मार्क्स आपको देकर जाएगा पार्ट ए विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। आगे बात करें पार्ट बी के लिए, 50 क्वेश्चन आते हैं, कोई 35 करने होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 70 मार्क्स आपको देकर जाएगा पार्ट बी विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। अगर बात करें पार्ट सी की तो 80 क्वेश्चन आते हैं, केवल 25 ही करने हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी 100 मार्क्स आपको देकर जाएगा पार्ट सी विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1.32। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो यहां पर होंगे वो 200 होंगे, टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, अटेम्प्ट आपको जो करने हैं वो 75 होते हैं। सो दिस इज फॉर अर्थ साइंस। तो ये हम सभी सब्जेक्ट्स के बारे में देख चुके हैं कि कितने मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं और कितनी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की, यानी कट ऑफ कितना जाता है। तो कट ऑफ की अगर बात करें, कुछ फिक्स नहीं है कि हर बार इतना ही कट ऑफ रहेगा, ये हर साल थोड़ा वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम एवरेज की बात करें, ऑन एन एवरेज की बात करें, तो 110 से लेकर 120 तक जीआरएफ की कट ऑफ लग जाती है। 110 से लेकर 120 तक जीआरएफ का कट ऑफ चला ही जाता है और नेट का थोड़ा से कम ही होगा। ठीक है, सिलेबस अगर आपको जानना है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, अगर केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है, अर्थ साइंस से है, लाइफ साइंस से है, तो उसका टोटल सिलेबस कितना है टेस्ट का, वो आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सिलेबस के बारे में। ठीक है, वेबसाइट को अगर आप विजिट करना चाहते हैं और भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ये 2 वेबसाइट आपके सामने लिखी है, आप यहां जाकर भी और जो नोटिफिकेशंस आती हैं उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं कि ये जो जीआरएफ होता है, यानी अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पीएचडी आप कर सकते हैं। तो इसमें हमें कितना फेलोशिप मिलता है, यानी कितना अमाउंट मिलता है हमारी पीएचडी के दौरान। तो स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं, आपके पीएचडी के स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं, उसमें आपको 31,000 पर मंथ मिलते हैं अपनी पीएचडी के लिए। लेकिन फिर 2 साल के बाद 3 साल, यानी कि जो तीसरा साल होगा, उसके आगे जब तक भी आपकी पीएचडी चलेगी, उसके बाद थोड़ा जो भी आपने रिसर्च किया है, 2 साल में आपने जितना भी काम किया है उसको एक बार चेक किया जाएगा। यानी कि जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, एचओडी हैं, वो आपके काम को चेक करेंगे और चेक करने के बाद यदि आपका काम बहुत अच्छा होता है तो आपका जो ये अमाउंट है उसको बढ़ाकर 35,000 पर मंथ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है 3rd ईयर या फिर जो उसके आगे वाले साल होंगे उनके लिए। तो ये बात कर ली है हमने जीआरएफ की। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अगर ये सब कुछ जानने के बाद आप चाहते हैं कि हाँ मुझे तो यही करना था, मुझे तो पीएचडी करनी है या तो मुझे टीचर बनना है, तो अब आपका सवाल होगा कि इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको जो करना चाहिए वो है सिलेबस के बारे में जानना। ठीक है, आप उस साइट पर जाकर सिलेबस के बारे में एक बार देख लें कि सिलेबस में क्या कुछ है। ठीक है, और फिर आप पूरा गाइडेंस इस चीज के बारे में ले, सिलेबस के बारे में कि कितना सिलेबस करने से हम कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं या फिर हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्या हमें सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा या कुछ चीजें हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको बात करनी पड़ेगी पीवाईक्यूज, यानी कि
अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, उनको आपको देखना होगा। क्यों देखना होगा? ताकि आप ये पता कर सके कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यूज पर नहीं जाते हैं तो होगा ये कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत कम नंबर का आता है टेस्ट के अंदर, उसे तो आप 10 दिन तक पढ़ लेंगे, यानी खूब अच्छे से पढ़ लेंगे, और ऐसा टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है उसे आप एक दिन में खत्म कर दे रहे हैं। तो ये जो पार्शियलिटी है ये नहीं होगी अगर आप पीवाईक्यूज को गो थ्रू करते हैं। ये आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा बार पूछा जाता है और ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, इस तरीके से बात है डेडिकेशन की। अगर आप सच में ये टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए जिससे कि आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सके। मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। काफी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा हवा है नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट मैं ये कहूंगी कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड ही वीडियोस को अपलोड करती हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरा सपना है आपका GRF। ठीक है, तो आप थे इस चैनल पर, दैट इज अपना सपना GRF। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।